नमस्कार दोस्तों, मैं डाइट डॉक्टर आरपी यादव फूड को मेडिसिन के रूप में साइंटिफिक तरीके से यूज करके बीमारियों को ठीक करने की सलाह देता हूं। और इसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को हम किस तरह से नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं दवाइयों के बगैर। इसमें हम 10 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे और ये 10 पॉइंट्स भी आपका गूगल से लिया हुआ पॉइंट्स है, क्योंकि और उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये 10 पॉइंट में क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि होता क्या है, हम जो कुछ सुन लेते हैं हम उसी के पीछे भागने लगते हैं, हम डीप में उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको गूगल में आपको 10 वेज टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिकेशन में पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको बताया जाता है लूज वेट। आपको लूज वेट करने की बात की जाती है, वजन को कम करने के लिए। जब हम ब्लड प्रेशर को कम करने की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें वेट कम करने की बात आती है। तो वेट आपको सलाह दी जाती है कि आपको लो फैट वाली डाइट खाना है, यानी फैट कम खाना है। आपको फैट फोबिक माहौल में रखा जाता है, आपको फैट वाली डाइट लेना ही नहीं है। और जब फैट वाली डाइट लेते नहीं हो और आप साथ में अपने भोजन पर ध्यान देंगे तो आप वहाँ पर प्रोटीन भी नहीं लेते हो। तो जब प्रोटीन और फैट वाली आप डाइट लेते ही नहीं हो तो उस डाइट में आपका मैक्स टू मैक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है। और आप जब कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा इंटेक करते हो और वही कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, बॉडी में हाइपर इंसुलिमिक कंडीशन बनी रहती है, तो वो बॉडी को यानी बर्निंग मोड में आने नहीं देता है। फैट की बर्निंग होती ही नहीं है। तो जब बॉडी में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा रहने लगता है बिकॉज ऑफ हाई इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो वहाँ पर आपको ये सलाह तो दी जाती है कि आप अपने वजन को कम कीजिए, लेकिन वजन कम करने का जो फार्मूला है वो फार्मूला कभी भी आपको इफेक्टिव होते हुए नहीं देखने को मिलता है और आप वजन कम नहीं कर पाते हैं। तो वजन कम करने के लिए दोस्तों, अगर आप जो मॉडर्न सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं उसकी जगह आपको लो फैट की जगह आपको हाई फैट डाइट पे जाना चाहिए। हाई फैट डाइट पे जब आप जाएंगे, लो कार्ब डाइट पे जाएंगे, जिसे हम एलसीएचएफ डाइट बोलते हैं, यानी लो कार्ब हाई फैट डाइट। जब लो कार्ब हाई फैट डाइट पर जाएंगे तो कार्ब का इंटेक कम होगा, तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम होगा, हाइपर इंसुलिनिक कंडीशन से बॉडी बाहर आएगी और तब हमारी बॉडी बर्निंग मोड में आएगी, यानी फैट बर्निंग होना चालू होगा। क्योंकि जो कुछ भी हमारे बॉडी में हो रहा है ना, ये हार्मोनल लेवल पर है। हम हार्मोनल लेवल को जब तक नहीं समझेंगे, हम केवल फैट को पकड़ करके बैठे रहेंगे और उस फैट फोबिक माहौल से बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि फैट हमारे बॉडी में कल्प्रिट नहीं है, फैट की हमारे बॉडी में नीड है। जबकि हमें यह बताया जा चुका है और आज भी बताया जा रहा है कि फैट ही मेन कल्प्रिट है। और दोस्तों, आप भी कभी गौर करने की कोशिश कीजिए कि जब कभी फैट आप खाते ही नहीं हो फिर भी फैटी होते जा रहे हो। तो ये सिंपल सी बात क्यों आपको समझ में नहीं आती है कि हम फैट तो खाते नहीं है लेकिन हम फैटी होते जा रहे हैं। तो फैट से हमें डराया जा रहा है, फैट फोबिक माहौल में हमें बनाया जा रहा है, रखा जा रहा है, लेकिन हम इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि फैट नहीं खाते हुए भी हमारा वजन बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम कार्ब रिच फूड खाते हैं और यही बढ़ा हुआ कार्ब हार्मोनल लेवल को इन्फ्लुएंस करता है। जब हमारे बॉडी में हार्मोनल बीमारियां हार्मोनल लेवल पे हो रही हैं, आप जो भी बीमारियां देख रहे हैं, थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, पीसीओएस हो, सब कुछ हार्मोनल लेवल पर है। और हार्मोनल लेवल में जो चेंजेस हो रहे हैं ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के हाई इंटेक की वजह से हो रहे हैं। इस बात को जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन हम सभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बाहर आ जाएंगे। लेकिन हम तो केवल फैट से डर रहे हैं और उसी बात को पकड़कर चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट समझने की जरूरत है कि लूज वेट तो करने की जरूरत है, लेकिन जो लूज वेट करने का जो फार्मूला है वो गलत है। उस तरीके से आप कभी भी अपना लूज वेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात आती है एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में भी आप देखेंगे कि केवल हमने वॉकिंग कर लिया, थोड़ा सा ठुमक ठुमक के यहाँ वहाँ आए गए, चल लिए और हो गया, तो ये एक्सरसाइज केवल हमारे मन को शांति देती है, बाकी किसी काम की नहीं। और जब तक हम इस तरह से मसल्स को एक्टिव करके मसल्स में सोरनेस नहीं पैदा करेंगे, मसल्स को इंगेज करने की कोशिश नहीं करेंगे, मसल्स को इस तरह से मजबूर नहीं करेंगे उसको ग्रो करने के लिए, तब तक मसल्स एक्टिव नहीं होगी और जिस तरह से जो आप एक्सरसाइज अभी तक कर रहे हैं वो एक्सरसाइज भी किसी काम की नहीं होगी। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वाली भी जो एक्सरसाइज है, हमें ये हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दिन, 4 दिन जरूर करनी चाहिए और वो भी एक सिस्टमिक और रेगुलर तरीके से, रिदमिक तरीके से करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन कर लिया और 4 दिन फिर मजे कर रहे हैं। बॉडी जितना ज़्यादा रेस्टिंग मोड में रहेगी, आपके बॉडी में फैट स्टोरेज ज़्यादा होगा। तो बॉडी को रेस्टिंग मोड में आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बेनिफिट नहीं होगा। अब बात आती है तीसरी, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए तीसरी सलाह दी जाती है ईट ए हेल्दी डाइट। ईट ए हेल्दी डाइट तो आपको बता दिया जाता है, लेकिन अभी हमने पीछे आपको बताया कि हेल्दी डाइट क्या है। हेल्दी डाइट की जब बात की जाती है तो आज भी मॉडर्न सिस्टम में आपको फैट से
दूर रखने की बात की जाती है, फैट फोबिक माहौल में आपको रखा जाता है और आपको कार्ब रिच फूड खाने की बात की जाती है। तो दोस्तों जब आप कार्ब रिच फूड खाओगे तो बात वही मैंने जो पीछे आपको समझाया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी, हाइपर इंसुलिन कंडीशन में बॉडी आएगी और फिर सभी हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलेंगे। और उस कंडीशन में ये डाइट जो जिस डाइट को अगर आप देखेंगे उनको आज के इस डाइट का फूड पिरामिड आप देखेंगे तो वहां पर आपको मैक्स टू मैक्स कार्बोहाइड्रेट, और यह फूड पिरामिड भी आपके बॉडी से मिलता जुलता है। जितना ज्यादा इस फूड पिरामिड को फॉलो कर रहे होते हैं उतने ज्यादा इसी फूड पिरामिड के जैसे ही उसके ही अकॉर्डिंग आपकी बॉडी का साइज बनते जाता है। आप मैच कर सकते हैं यहाँ पर आपका जिस तरह से फूड पिरामिड है उसी तरह से आप देखिए कि नीचे बटक का पोर्शन और सभी फैट पोर्शन हमारा बढ़ते जा रहा है। तो इस फूड पिरामिड से हम उसी फूड पिरामिड की तरफ जा रहे हैं। इस फूड पिरामिड को आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी और उस सिस्टम से आपको बाहर निकल करके आपको फैट रिच फूड खाना पड़ेगा। कार्ब रिच की जगह फैट रिच फूड खाएंगे और साथ में प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएंगे और लो कार्ब डाइट, यानी हम उसको बोलते हैं लो कार्ब डाइट, यानी कि LCHF, लो कार्ब हाई फैट वाली डाइट। साथ में एक परसेंटेज जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है उसका परसेंटेज प्रोटीन का हम कैलकुलेशन करते हुए जब लेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। सो दैट इज द हेल्दी डाइट। अदरवाइज जो भी आप डाइट अभी जो फूड पिरामिड के हिसाब से ले रहे हैं वो कहने के लिए हेल्दी डाइट है, लेकिन वो हेल्दी डाइट नहीं है, वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल नहीं रहेगी, जो आपको ऐसे भी सामने देखने को मिल जाएगा। अब चौथी पॉइंट आती है रिड्यूस द सॉल्ट। ब्लड प्रेशर जब भी किसी का बढ़ा हुआ देखने को मिलता है तो उसको सलाह दी जाती है कि आप सॉल्ट का इंटेक कम करो, नमक का इंटेक कम करो। सॉल्ट बोले तो सोडियम, ये सोडियम हमारे बॉडी में जाता है तो ये वाटर रिटेन करता है, वाटर का रिटेंशन करता है, मतलब वाटर को सोख लेता है, पानी को सोख करके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर भी प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है और साथ साथ में ये ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमें सलाह दी जाती है कि हमें सोडियम का इंटेक कम लेना चाहिए, यानी सॉल्ट का इंटेक कम लेना चाहिए। बात तो सही है दोस्तों, इस तरह से अगर देखने जाए तो वाटर का जो रिटेंशन है ये सोडियम करता है और वाटर का रिटेंशन होने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये जो है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और इस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है कि जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपको यूरिन की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है। यूरिन की फ्रिक्वेंसी इसलिए बढ़ती है कि ब्लड के वॉल्यूम को कम करने के लिए हमारी किडनी काम पर लग जाती है। तो किडनी का जो प्रेशर डायलिसिस सिस्टम है वो काम करने लगता है एक्टिव तरीके से और वो एक्सेस वाटर को बाहर करने लगता है। तो ये सब सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, ये प्रक्रिया हमारे बॉडी में होते हुए देखने को मिलती है और हमें ये बताया जाता है। लेकिन यहीं पर हम आपका थोड़ा सा नज़रिया चेंज करने की कोशिश करेंगे कि जब भी आप सॉल्ट का इंटेक की बात करते हैं तो सॉल्ट का इंटेक किस तरह से हमारे बॉडी में इफेक्ट कर रहा होता है, इसे समझने की जरूरत है। तो आप इस बात को जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि आज आपको मालूम पड़ा कि आपको ब्लड प्रेशर हो गया, बढ़ गया, उसके पहले तो आप कभी सॉल्ट का इंटेक को कंसिडरेशन रखते ही नहीं थे, कभी उसको ध्यान में ही नहीं रखते थे कि मैंने कितना सॉल्ट लिया और कितना नहीं लिया। उस समय कौन मैनेज कर रहा था? तो हमारे बॉडी का जो नेचुरल हीलिंग सिस्टम है, नेचुरल पावर हमारे बॉडी की जो है जिसे हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, मेंटेन करने की। आप अभी दौड़ लगा रहे होते हैं तो उस समय भी आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया रहता है और आप जब रिलैक्स मोड में होते हैं तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। यानी ये बॉडी उसको ऑटो एडजस्ट करती है। जो बॉडी का जो ऑटो सिस्टम है एडजस्ट करने का, जिसे हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं, और हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस की प्रक्रिया ये हमेशा चलते रहती है। वो चाहे ब्लड शुगर को लेकर के हो या ब्लड ग्लूकोज को लेकर के हो या वो ब्लड प्रेशर को लेकर के हो या किसी भी इम्बैलेंसिंग की जब बात आती है, चाहे वो सोडियम का इंटेक हो, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस की बात हो या हमारे बॉडी में कोई भी मिनरल्स हो या विटामिन वगैरह की बातें हो, ये सब की भी जो कभी ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में इंटेक हो गया तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको होम्योस्टेसिस का जो सिस्टम है बॉडी मेंटेन करती है और उसको एक इक्वल में ला करके रख देती है। मतलब ज़्यादा अगर इंटेक हो गया तो बाहर चला गया। अभी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने ज़्यादा पानी जिस दिन पिया उस दिन आपको ज़्यादा यूरिनेशन होता है, यानी बॉडी को समझ में आया कि वाटर का ज़्यादा इंटेक हो गया, वाटर ज़्यादा आ गया है, उसको एडजस्ट करना है, उससे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, बॉडी ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर देती है, यूरिन पास करके सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। अगर आपने वहां पर सॉल्ट का कम भी इंटेक लिया तो बॉडी को समझ में आ जाता है कि हमारे पास सॉल्ट की कमी है, तो वहां पर जब हमारे ब्लड का जो फिल्ट्रेशन हो रहा होता है हमारे किडनी में, उस फिल्ट्रेशन के टाइम में किडनी अधिक से अधिक सोडियम को वहाँ रीअब्जॉर्ब कर लेती है और अगर ज़्यादा मात्रा होता है तो उसको वो एक्सक्रीट कर देती है।
ये बॉडी ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करती है, ये ऑटो सिस्टम बॉडी का काम करते रहता है। हमें कभी कंसंट्रेशन में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमने कम लिया कि ज़्यादा लिया, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी अच्छे से काम कर रही होती है। तो यहाँ पर जब हम सॉल्ट के कम इंटेक की बात करते हैं, तो दोस्तों कम सॉल्ट का इंटेक कर देने के बाद भी हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर कहीं न कहीं आपका किडनी का पार्ट डैमेज हो गया देखने को मिलता है और हम उसे कभी कंसीडर ही नहीं करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हम किडनी को कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ गया और सॉल्ट का इंटेक कम कर दिया हमने, या कभी-कभी आपको डायरेटिक मेडिसिन दे दी जाती है। डायरेटिक मेडिसिन का मतलब हो गया कि उससे पेशाब ज़्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम को उसको कम करेंगे, मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ आपको सॉल्ट का इंटेक कम कर दिया गया, एक तरफ से आपको डायरेटिक मेडिसिन दे दी गई। लेकिन यहाँ पर ये नहीं समझने की कोशिश की जाती है कि वहाँ पर आपका कहीं न कहीं किडनी का सिस्टम गड़बड़ हुआ है। किडनी का होम्योस्टेसिस गड़बड़ हो चुका है। किडनी का जो ऑटो सिस्टम है वो कहीं न कहीं गड़बड़ हो चुका है और किडनी अगर अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रही होगी तो आपको कभी भी सोडियम का या सॉल्ट का कंसीडरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको संज्ञान में लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको हम यहाँ पर हम दूसरे उदाहरण से समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके बॉडी में जो 5 लीटर का ब्लड है ये कंटिन्यू सर्कुलेशन में चल रहा होता है और किडनी उसे बार बार फिल्ट्रेट करते रहती है। अगर उसको किडनी के हिसाब से देखने जाए तो किडनी 2 से 250 लीटर रोज फिल्ट्रेशन कर रही है और उस 2 से 250 लीटर फिल्ट्रेशन करने के बाद वो 1.5 से 2 लीटर आपका यूरिन पास करती है। इतना एक्टिव तरीके से आपकी किडनी काम कर रही होती है और उस समय किडनी विटामिन्स और मिनरल्स सबको एब्जॉर्ब करते रहती है। ये किडनी का नॉर्मल फंक्शन है। उस ब्लड के द्वारा कुछ भी किडनी बाहर नहीं जाने देती है। अगर कुछ बाहर बिना अननेसेसरी कोई भी चीज़ बाहर जा रहा होता है और आपको चेक किया जाता है तब बताया जाता है कि भाई आपके किडनी से बाहर जा रहा है, अभी ये प्रॉब्लम हो गया है। तो ये सब टेस्ट करने के सिस्टम है। तो मेरा कहने का मतलब कि किडनी अगर आपकी अच्छे तरीके से एक्टिव ढंग से जब काम कर रही होती है तो वहाँ पर आपको सॉल्ट को कंसिडरेशन में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका बॉडी का होम्योस्टेसिस अच्छे से मेंटेन रहता है तो किडनी सब कुछ को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो फिर वहाँ पर सॉल्ट की बात कहाँ से आती है? तो सॉल्ट इंटेक के ऊपर अगर हम ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने जाते हैं तो यहाँ पर वहाँ रिजल्ट आपको अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा जब तक कि हम रूट कॉज पर नहीं जाएंगे। रूट कॉज अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो चुकी है, हाइपर इंसुलिनिक कंडीशन में बॉडी चल रही है, रेजिस्टेंस इंसुलिन का बढ़ चुका है, आप हमेशा सेडेंटरी मोड में रहते हो, वो एक्सरसाइज नहीं करते हो, ये भी बॉडी पे इफेक्ट दिखाता है। और तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्ट्रेस लेवल, बढ़ा हुआ स्ट्रेस लेवल किस तरह से हमारे सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो स्ट्रेस को भी समझने की ज़रूरत है। साथ साथ में अब हम एक्सरसाइज को थोड़ा सा यहाँ फिर से एक बार समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो एक्सरसाइज आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को, जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है बॉडी को, इसको मैनेज करता है। सिंथेटिक सिस्टम्स को मैनेज करता है। जो हमारे बॉडी का सिंथेटिक सिस्टम है जिसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं, ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्सरसाइज मेंटेन करती है। लेकिन अगर आप बैठे बैठे स्ट्रेस पैदा कर रहे हो, वहां पर पैदा किया हुआ स्ट्रेस या फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आपके बॉडी में बैड इफेक्ट पैदा करता है। ये अलग अलग तरीके से बीमारियों के रूप में बाहर आता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पर भी आपके बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा होता है, लेकिन ये हमारे बॉडी में सपोर्टिव और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, ये नुकसानदायक नहीं होता है। दूसरी एक बात आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि आपको जब बताया जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो आपको यूरिनेशन ज़्यादा होता है। यूरिनेशन होने का कारण यही बताया जाता है कि आपका सिस्टम, यानी आपके ब्लड सिस्टम में ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, जिसे मेंटेन करने के लिए किडनी यूरिन पास करती है। बात तो सही है, ज़्यादा यूरिनेशन होता है और हमें बार बार पेशाब लगती है और उस कंडीशन में बॉडी उसको मेंटेन करती है। लेकिन ये भी तब मेंटेन होता है जब किडनी का सिस्टम, किडनी का फंक्शन नॉर्मल होता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पर हमें डायरेटिक मेडिसिन दी जाती है। लेकिन डायरेटिक मेडिसिन या हम डायलिसिस की जो ये सिस्टम है बॉडी का, जो किडनी का जो यूरिन पास करने का सिस्टम है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि चूंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ते ही यूरिन या की फ्रिक्वेंसी या यूरिनेशन बढ़ जाता है तो कैसे बढ़ता है? तो देखिए यहाँ पर जब आपको बताया जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हुआ, सोडियम का इंटेक ज़्यादा लेने की वजह से हुआ, तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि ये ब्लड प्रेशर की वजह से ये बार बार आपका यूरिनेशन हो रहा है। लेकिन अब आप यहाँ पर दूसरे पॉइंट से समझने की कोशिश कीजिए
कि क्या रियल में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ यूरिनेशन का कारण बनता है? जब आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस समय आपका बीपी 180, 200, 220 तक जाता है और उस 220 तक बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर उस एक्सरसाइज के दौरान यूरिनेशन फील नहीं होती है, यूरिनेशन के लिए हमें मजबूर नहीं होना पड़ता है। क्या आपने कभी देखा है कोई भी ऐसा एक्सरसाइज करने वाला, दौड़ने वाला, हाई रन मतलब स्पीड में रनिंग करने वाला बंदा वो डायपर यूज करता है? क्या डायपर यूज करते हुए वो रनिंग करता है, एक्सरसाइज करता है क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसको पेशाब लगेगी? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको समझने की जरूरत है कि बॉडी का जो ऑटो रिस्पॉन्स है ना, ये काफी एक्टिव ढंग से काम करता है। बॉडी का होम्योस्टेसिस उसको मेंटेन करता है। जब उस समय बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, वहां पर भी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, लेकिन वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बॉडी के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, पॉजिटिव सपोर्ट करता है। और वहां पर जब ब्रेन को इस तरह के सिग्नल्स जाते हैं कि वो हर एक चीजों को ब्रेन मेंटेन करता है, एक्टिव ढंग से मेंटेन करता है, वहां स्ट्रेस हमारे लिए पॉजिटिव होता है, मतलब वो फायदेमंद होता है। तो मेरा कहने और समझाने का मतलब यही है कि आपको हर एक चीजों पर पकड़कर चलने की जरूरत है। हम कहीं ना कहीं इस मॉडर्न सिस्टम में एक तरफा कर भागते हैं, एक सिस्टम में जाते हैं, एक तरीके से, मतलब हम बॉडी के एक पॉइंट को पकड़ कर चलते हैं। और हमारा जो सिस्टम है ये होलिस्टिकली काम करता है। होलिस्टिकली मतलब समग्र रूप से एक साथ में कोलेबोरेशन में काम करता है। और बॉडी वर्क इन द कोलेबोरेशन, नॉट इन द सेपरेशन। हमारी बॉडी सेपरेशन में कभी भी काम नहीं करती है। एक एक सिस्टम, एक एक पार्ट अलग अलग काम नहीं करता है, वो सब मिलजुल करके एक रिदम में काम करते हैं। और जब हम इस रिदम में काम करने की कोशिश करेंगे, उनको उस तरह का एटमॉस्फेयर पैदा करेंगे, माहौल देंगे, तब ये दिया हुआ माहौल और ये दिया हुआ फूड हमारे बॉडी में पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा और हम बीमारियों से बाहर आएंगे। अदरवाइज हम केवल सेपरेशन में, दर्द हो गया गोली खा लिया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया ब्लड प्रेशर कम करने की गोली खा लिया, शुगर बढ़ गया शुगर को कम करने की गोली खा लिया, तो ये कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। इससे आप कभी भी बीमारियों से बाहर आते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए दोस्तों एक एक चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अब अगला पॉइंट आता है लिमिट अल्कोहल। तो सीधी सी बात है कि अल्कोहल को अगर हम लिमिट करते हैं, जो लोग भी हैवी इंटेक ऑफ अल्कोहल करते हैं, इनको अल्कोहल ज़्यादा लेते रहते हैं, हैबिचुअल हो गए रहते हैं, ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक डे बाय डे की लाइफ में लेते रहते हैं, उनको अल्कोहल कम करने की ज़रूरत है। ये बात तो एकदम सही है। लेकिन इसके साथ साथ में मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, एक नॉर्मल तरीके से, जैसे आप मेडिसिन लेते हो, इस तरह का एक लिमिटेड क्वांटिटी में लिया हुआ अल्कोहल भी, और वो भी वीक में 1 या 2 दिन लिया हुआ, ये ब्रेन टॉनिक का काम करता है, ये नर्वाइन टॉनिक का काम करता है, ये स्टिमुलेंट का काम करता है, हमारे सभी नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो ये लिमिटेड मात्रा में लिया हुआ अल्कोहल हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन हमें लिमिट में रहने की जरूरत होती है। अगर लिमिट में नहीं रहते हैं तो वहां पर भी ये अल्कोहल ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है छठवां, क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग छोड़ना ये बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो और आप स्मोकिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि स्मोकिंग की कंडीशन में क्या होता है, वहां पर आप देखेंगे कि एक तो स्मोकिंग करते करते लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई रहती है। वहाँ लंग्स के जो मतलब होल्स होते हैं ना, वो ब्लॉक हो गए रहते हैं। जो एयर का जो नॉर्मल लोगों को जो फ्लो देखने को मिलेगा, वो फ्लो स्मोकिंग या जो स्मोकर लोग होते हैं उनके लंग्स में देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए स्मोकिंग क्विट करनी चाहिए, जिससे हमारे बॉडी में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई मिले, हीमोग्लोबिन को अधिक से अधिक नॉर्मल ऑक्सीजन मिले, और वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पूरे सेल्स तक पहुंचे और वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि ये डायरेक्टली एक तरीके से एक जगह पे आपको इसका रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि हमने बताया अभी कि हमारी बॉडी कोलैबोरेशन में काम करती है। तो इस तरह का जब हम माहौल देंगे, स्मोकिंग को क्विट करेंगे, तो वहां पर भी ब्लड प्रेशर में काफी हमें हेल्प मिलेगा। अगली बात आती है गेट ए गुड नाइट स्लीप। जब गुड नाइट स्लीप की बात आती है तो हर कोई बोलता है मैं तो सोता हूँ। तो जब भी स्लीप की बात आती है दोस्तों, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 6 घंटे की स्लीप लो या 8 घंटे की स्लीप लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता है।
लेकिन वो 6 घंटे 8 घंटे की जो स्लीप है ना, वो डीप स्लीप होनी चाहिए। मतलब आप गहरी नींद में इस तरह से सो जाओ कि आपको दुनियादारी किसी चीज़ों का लेना देना नहीं हो। कुछ लोग ऐसे देखने को मिलते हैं, सोते तो 10 घंटे हैं 8 घंटे हैं, लेकिन उनके सोने का कोई मतलब नहीं है, वो पूरी रात जागते रहते हैं। मतलब वो आधे सोते हैं और आधे जागते रहते हैं। तो जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, जिसे हम इंसोम्निया बोलते हैं, डिस्टर्ब स्लीप जो है ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने का कारण बनती है। और आप जब गहरी स्लीप लेते हो ना, जब अच्छी तरीके से नींद में आप सोते हो, और तो उस कंडीशन में बॉडी में क्या होता है, सभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स पैदा होते हैं। ब्रेन को जो है ना, एक अगले दिन जब आप उठते हैं ना, तो ब्रेन को एक टॉनिक के जैसा एनर्जी मिलती है। मतलब ब्रेन हमें आपको एनर्जेटिक कंडीशन में देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप जब अच्छी स्लीप नहीं लेते हो, तो आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं कि हम अच्छी स्लीप नहीं नहीं लेने की वजह से किस तरह से हमारे बॉडी पे उसका इफेक्ट होता है। तो ये पॉइंट तो काफ़ी अच्छा है कि आपको गहरी नींद लेनी चाहिए। 8वां पॉइंट है रिड्यूस स्ट्रेस। जब भी हम स्ट्रेस को रिड्यूस करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम अटक जाते हैं। कैसे हम स्ट्रेस को रिड्यूस करें? तो स्ट्रेस रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास आपके बॉडी में कोई भी प्रकार का डिसऑर्डर्स हो, और अगर वो स्ट्रेस रिलेटेड है, उस कंडीशन में आप जब तक स्ट्रेस को कम नहीं करेंगे, आप कोई भी मेडिसिन लीजिए, आप किसी भी प्रकार की डाइट कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप स्ट्रेस को किस तरह से समझते हैं, क्या समझते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। स्ट्रेस लेने का हमारा 2 तरीका होता है। एक तो हमारा कोई नुकसान हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, हम उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं। हमें नौकरी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गया, जॉब छूट गया, इनकम कम हो गई, कहीं कोई लॉस हो गया, तो हम उसको इतना सीरियसली ले लेते हैं जिसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है। जबकि उस स्ट्रेस को लेने का नज़रिया हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे है, वो थोड़ा-सा हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा कोई बड़ा लॉस हो गया, लेकिन उस लॉस की रिकवरी कैसे होगी? हमें ज़्यादा टेंशन लेने से, ज़्यादा सोचने से लॉस की रिकवरी तो होने वाली नहीं है, उस नुकसान की भरपाई तो होने वाली नहीं है। जॉब छूट गया तो कल जॉब तुरंत आ तो जाएगा नहीं। हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। लॉस हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल हम फिर से मेहनत करेंगे और फ़र्क कल हम फिर से कमा लेंगे। फिर से इस लॉस की भरपाई कर लेंगे, इस नुकसान की भरपाई हम फिर से कर लेंगे। ये हमारे माइंड का जो माइंडसेट है, ये चेंज करने की ज़रूरत है। और हम इस माइंडसेट से जब काम करेंगे, तो स्ट्रेस का हमारे बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। नौकरी छूट गई कोई बात नहीं, पगार कम हो गई कोई बात नहीं, कल से हम ऐसी दूसरी नौकरी ढूँढ लेंगे, इससे भी अच्छी नौकरी ढूँढ लेंगे, इससे भी ज़्यादा इनकम वाली नौकरी ढूँढ लेंगे। हमारे मन में इस तरह का भाव पैदा होना चाहिए, इस तरह का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हमें बीमारी हो गई, हमने ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला बीपी बढ़ गया, अब आपको गोली खानी पड़ेगी। हमने सुन रखा है कि गोलियाँ तो ज़िंदगी भर खानी पड़ती हैं, कभी ठीक नहीं होती बीमारी, और इसी सब चक्कर में हम स्ट्रेस को और बढ़ा लेते हैं। हमें कभी सोचते ही नहीं कि ठीक है, कोई बात नहीं, ब्लड प्रेशर हो गया कोई बात नहीं, ब्लड प्रेशर से होता क्या है, क्या कोई इतनी बड़ी बीमारी है? इस ब्लड प्रेशर को होने का कारण हम खोजने की कोशिश करेंगे, हम रूट कॉज पे जाएंगे कि आखिर ये बढ़ा कैसे, हमने किया क्या, माहौल अपने बॉडी में पैदा किया जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा, हम किस तरह का खान पान किया, हमने किस तरह का हमने खान पान रखा जिसकी वजह से हमारी बीमारी बढ़ी। तो हम उस पर जब गौर करेंगे और उसको कंट्रोल कर लेंगे, हमारी बीमारी कम हो जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पर है कि हमें अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। हम स्ट्रेस को लेते कैसे हैं, स्ट्रेस को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, उस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। ना कि हम केवल स्ट्रेस को पकड़ कर बैठ जाएंगे, तो वो स्ट्रेस लेवल बीमारी को और बढ़ाएगा। एक और उदाहरण से हम आपको स्ट्रेस को यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए आपने किसी को टाइम दिया है 12 बजे किसी फला जगह पर पहुंचना है, और वो बंदा 12 बजे पहुंच चुका है, और आपको आधे घंटे लेट हो गया और आपको उसका फ़ोन आ रहा है, और आप इतने हड़बड़ी और इतने गड़बड़ी में भाग रहे हो, अरे मुझे लेट हो गया, मुझे लेट हो गया, मैं कैसे पहुंचूं, मैं परेशान। आखिर आप ये समझिए कि अगर आप आधे घंटे की डिस्टेंस पर हैं, तो उस बंदे को एक लाइन में बोल सकते हैं कि भाई साहब मुझे आधे घंटे का लेट हो चुका है, या तो आप रुकिए, वेट कीजिए, या फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। सिंपल सा सोल्यूशन है, क्योंकि आपको इस बात की जानकारी अच्छी तरह से है कि उस आधे घंटे में आप उड़ कर तो वहां पहुंचेंगे नहीं, लेकिन जब आप हड़बड़ी गड़बड़ी में पहुंचेंगे तो शायद और भी ज़्यादा नुकसान कर बैठेंगे, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, वो स्ट्रेस लेवल को आप कभी महसूस भी किए होंगे। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रेस को अनावश्यक लेते रहते हैं,
और इससे हम बड़े ईज़िली तरीके से आसानी से उस स्ट्रेस को भगा सकते हैं, उस स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। तो कहने का मतलब मैं एक-एक उदाहरण से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कहीं न कहीं हम किस तरह से उस स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं, उस तनाव से बाहर आ सकते हैं, उस एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। उस तरह से हमें सोचने की ज़रूरत है, उस तरह का माहौल तैयार करने की ज़रूरत है, ना कि और ज़्यादा हम डीप में डिप्रेशन में जाएँ। जितने ज़्यादा आप डिप्रेशन में जाओगे, उतने ही ज़्यादा आप बीमारियों के ट्रैप में आते जाओगे। तो दोस्तों इस डिप्रेशन को, स्ट्रेस को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, उसको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए भी हम आपको सिखाते हैं अलग-अलग सेशंस में। अगर आप रियल में जानना चाहते हैं कि स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, तो उसके लिए हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। ज़रूरत अगर तो आपको जागरूक होने की, आपको समझने की, आपको इंटरेस्ट पैदा करने की अपने अंदर कि रियल में मुझे ये समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ गोलियाँ तो मार्केट में पड़ी हैं और आप गोलियाँ खा कर के आपको जो अचीव करना है आप कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं, उसके लिए आप कहीं बंधन में तो है ही नहीं है। अगला और 9वां पॉइंट आता है मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर एट द होम एंड गेट द रेगुलर चेकअप। तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने की ज़रूरत तो पड़ती है और साथ-साथ में आपको रेगुलर चेकअप यानी डॉक्टर्स का सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है कि वो डॉक्टर भी आपको किस तरह का सपोर्ट देता है। वो डॉक्टर आपको होलिस्टिकली सपोर्ट देता है या सेपरेशन में सपोर्ट देता है या कोलैबोरेशन में सपोर्ट देता है। ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आपको डॉक्टर सपोर्ट अच्छे से कर रहा है कि भाई ठीक है, आज आपको पहली बार ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आज से बढ़ गया है, तो वहाँ पर आप कुछ पर्टिकुलर समय के लिए मेडिसिन तो ले लीजिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, लेकिन आप रूट कॉज पर जाइए, किस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है, उसको समझने की कोशिश जब तक आपका डॉक्टर नहीं करता है और आपको डॉक्टर केवल और केवल गोलियों पर डालता है और ये बताता है कि गोलियाँ खा कर के ही ब्लड प्रेशर कम होगा और अब तो कुछ नहीं आपका हो सकता, आपका ब्लड प्रेशर जब एक बार बढ़ गया तो ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये आपको ही नहीं सबको होता है और ऐसे ही चलते रहेगा। आज ब्लड प्रेशर हो गया, कल हार्ट से भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। मतलब आप तो आपका जो कम था वो कल और भी बढ़ जाए सुन लेने के बाद से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रेगुलर चेकअप करते हुए आप कैसे और किस तरह के डॉक्टर को फॉलो करते हो। 10वां पॉइंट आता है सपोर्ट। सपोर्ट मतलब ये सपोर्ट आपके फैमिली से, आपके सराउंडिंग से, आपके दोस्तों से, आपके डॉक्टर से, आपके रिलेटिव से, जिन भी लोगों से आप मिलते-जुलते हो, इनसे सपोर्ट आता है। लेकिन ये सपोर्ट भी 2 तरीके से होता है। कुछ लोग आपको मिलते ही इस तरह की बात बोलेंगे, "अच्छा, आप बीमार थे? क्या हुआ था? ब्लड प्रेशर बढ़ गया था? ओह हो! ये तो अभी ठीक नहीं किसी का होता है। मैं जिसका भी सुना है एक बार ब्लड प्रेशर हो गया, ये कभी ठीक नहीं होता है, बढ़ते रहता है, फिर इससे तो ये बीमारी होती है, वो बीमारी होती है।" तो ऐसे लोग जब आपको मिलेंगे, तो ये भी सपोर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन उनका सपोर्ट किस तरह से आप समझ सकते हैं। दूसरे ऐसे भी लोग सपोर्ट में आपको मिलेंगे, अरे ब्लड प्रेशर हुआ तो क्या हुआ? अरे मैंने फला को देखा, उसको देखा, उसको देखा, सबने ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर लिया, ठीक हो गया। उसने 2-10 दिन ये मेडिटेशन किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया, डाइट में चेंजेस किया, सुधार लाया और उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, कंट्रोल हो गया, नॉर्मल हो गया। इतना डरने की क्या ज़रूरत है? ये गोलियाँ तो 4 दिन खा रहे हो ठीक है, उसके बाद तो गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सपोर्ट 2 तरीके से होता है। अब ये आपके फैमिली, फ्रेंड्स किसी किधर से भी मिल सकता है और उस सपोर्ट को आप कितना कंसीडर करते हो। तो इस तरह से 10 नेचुरल वे हमने आपको बताया जिसके माध्यम से हम उस पर फोकस करके एक-एक चीज़ों पर ध्यान देते हुए अपने ब्लड प्रेशर को हम मेंटेन कर सकते हैं और धीरे-धीरे गोलियों से बाहर आ सकते हैं। अगर हम कुछ ज़्यादा दिनों से भी गोलियाँ खा रहे हैं तो वहाँ पर भी हम ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और नॉर्मल कंडीशन पर ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी नॉलेज की और नॉलेज के साथ-साथ में डिसिप्लिन की। और साथ-साथ में जब हमारे पास नॉलेज भी हो गया, डिसिप्लिन भी हो गया, तो हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी, धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्तों ये सब हम आपको कराने की कोशिश करते हैं। हम आपको नॉलेज भी देते हैं, पेशेंस भी सिखाते हैं और डिसिप्लिन में रहने की कला भी सिखाते हैं। लेकिन आपको तैयार होने की ज़रूरत है। जिस दिन आप तैयार हो जाएँगे कि हमें डिसिप्लिन में रह कर के नॉलेज लेते हुए हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और कैसे रखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जिस दिन आप जानने की कोशिश करेंगे, आप उसी दिन से आप बीमारियों से छुटकारे की तरफ जाना चालू हो जाएँगे।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस वे को चूज करना है। रास्ते दोनों खुले हुए हैं, आपको उस रास्ते पे जाना है या इस रास्ते पे जाना है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। इसके साथ साथ दोस्तों मेरा एक निवेदन है कि अगर आप हेल्थ के प्रति थोड़ा भी जागरूक हैं, अपने हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम इसी तरह से अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ अलग तरीके से जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका नॉलेज पहले से ज़्यादा हो। और इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो अगर हम आपको देते हैं तो आप तक वो जल्द से जल्द पहुँचे और आपका नॉलेज बढ़ाने में वो आपकी मदद कर सके। धन्यवाद दोस्तों।